हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद इवारा। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। अभी तक हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते आ रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। क्या था फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटिक्स का? क्या था फर्स्ट चैप्टर? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ओके, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है जी। तीन चैलेंजेस, हमें मेन तीन चैलेंजेस बताए थे, ठीक है। उसमें से जो पहला चैलेंज क्या था? मेंटेनिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हमने वो चैप्टर पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। कोई भी डाउट है आप उसको रिवॉच कर लीजिए उस वीडियो को, आपको अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड सब कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? पहले मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ही बोला था कि जो नेक्स्ट तीन चैप्टर हैं, कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों आंसर कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का। क्या क्वेश्चन है? तीन चैलेंजेस हैं जो ब्रॉडली समझ आए हैं न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के। तीन मेन चैलेंजेस हैं। एक तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, एक है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करना एंड सोशल इक्वालिटी, ठीक है, सोशल इक्वालिटी मेंटेन करना। फर्स्ट हमने एड्रेस कर लिया। फर्स्ट क्या था? मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो हमने देख लिया कि अच्छा ऐसे पार्टीशन हुआ था, ये कॉन्सिक्वेंसेस थे पार्टीशन के, ऐसा हुआ था, उसमें माइनॉरिटी की क्या हालत थी। माइनॉरिटी पर्टिकुलर एक कोई कम्युनिटी नहीं, दोनों कम्युनिटीज़ में जो माइनॉरिटी थी उनकी क्या हालत थी, क्या हुआ था। फिर प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट कैसे करवाया, कौन था ऐसे आर्किटेक्ट जिसने इंटीग्रेट करवाया, कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, सब कुछ बात हो गई है, ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर में क्या बात होगी? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी की बात होगी, ठीक है। सेकेंड चैलेंज वो था ना, तो सेकेंड चैप्टर में सेकेंड चैलेंज को एड्रेस करा जाएगा। ओके, सो इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन था, इसी के साथ शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर हमारा। फर्स्ट तो हमारा हो गया है ऑलरेडी पूरा, सेकेंड स्टार्ट करते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि है क्या, बेसिक से देखेंगे। ओके, in this chapter, the challenge of nation building covered in the last chapter was accompanied by the challenge of instituting democratic politics. इसमें पहले वाले तो चैलेंज था ही, उसके साथ कौन सा दूसरा चैलेंज अकम्पनी हो रहा था? इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। तो यही यहाँ पे उसकी बात होगी। और ये क्या दिखाया गया है? ये क्या पिक्चर है, ये क्या दिखाया गया, हम ये देखेंगे। ये है एक फेमस स्केच बाय शंकर, appeared on the cover of his magazine कलेक्शन डोंट स्पेयर मी शंकर, ठीक है। अब ये कवर है इनकी कलेक्शन का, डोंट स्पेयर मी शंकर। द ओरिजिनल स्केच वॉज कॉन्टेक्स्ट इन ड्रॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइनाज पॉलिसी। ये इंडिया चाइना पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई है। बट दिस कार्टून कैप्चर्स द डुअल रोल ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसमें दिखा रहा है ये भी कांग्रेस के हैं, ये भी कांग्रेस के हैं। इसमें क्या दिखा रहा है कि कांग्रेस ही उस टाइम पे कांग्रेस को चेक में रखती थी, उसी के अंदर वेराइड ओपिनियंस रहते थे, उसी के अंदर इतनी डाइवर्सिटी रहती थी कि अलग पार्टी नहीं बनती थी, या पार्टी अगर बनती भी थी तो डोमिनेंस हमेशा कांग्रेस का रहा था। क्यों? क्योंकि उसी पार्टी के अंदर ही अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, और रैदर देन वो उसके बाहर जाते पार्टी छोड़ देते, उन्होंने ये अपनाया कि हम सबकी बात सुनेंगे, सही देखेंगे क्या सही है, देखेंगे क्या गलत है, अगर किसी के कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है तो उसको सॉल्व करेंगे एंड उसको अकोमोडेट करेंगे एक में, ठीक है। ये बात होती थी एंड दिस इज़ रियली नाइस कि हाँ किसी को बाहर नहीं जाना पड़ता था एंड सबकी बात सुनी जाती थी। तो यही दिखा रहे कि पहले कांग्रेस ही कांग्रेस को चेक में रखती थी। ये नहीं होता था कि हाँ ऑपोजिशन पार्टी जब बोल रही है तभी आप सुन रहे हो। ऐसा नहीं होता था कि आपकी पार्टी में आपको कोई अपोज ही नहीं कर रहा, आपको अपोज करने वाले लोग थे आपकी पार्टी में, ठीक है। ये चीज़ थी। ओके, अब हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। ओके, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश होती है पहले तो ये बताओ। डेमोक्रेसी होती क्या है? द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है जी। इसमें सबसे सुप्रीम कौन रहता है? द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है, वो चूज करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा नहीं है कि कोई अथॉरिटेरियन रूल ला देगा और वो आपको जो बोलेगा आप विदाउट क्वेश्चनिंग उसको मान लोगे, ऐसा नहीं कर सकते आप डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को इरोड करना है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ आप विदाउट क्वेश्चन सामने वाले की बात मानोगे। आपको क्वेश्चन करना है, आपको उस चीज़ में रैशनैलिटी देखनी है, कोई भी पॉलिसी में कोई भी स्टेप में रैशनैलिटी देखनी है, ठीक है। ये चीज़ होती है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी
डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते होंगे? वही इलेक्शंस होते होंगे जिसमें सबको इक्वल माना जा रहा है और जो सिटीजन है कंट्री के या जनरल पॉपुलेशन है उसकी बात को सबसे ऊपर रखा जा रहा है, उसके चॉइस की गवर्नमेंट बन रही है, उस पर कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कोई भी लीडर इम्पोज नहीं करा जा रहा है, ठीक है। ये हो गई हमारी डेमोक्रेसी। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक मॉडल था इलेक्शंस का। डेमोक्रेटिक मॉडल होने के बाद भी ऐसा कैसे हो रहा था कि सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही थी? वो ऐसा एरा था बेटा, वन पार्टी डोमिनेंस का एरा था। वो क्यों था? उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। एक फ्रीडम फाइटिंग की वो लेगेसी कैरी कर रहे थे, एक कैरिस्मेटिक लीडर था उनका जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास, बहुत सारे प्लस पॉइंट थे, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चैलेंज ऑफ building democracy. You now have an idea of the difficult circumstance in which independent India was born. समझ आ गया आपको? पार्टीशन की बात हो रही कि क्या सर्कमस्टांसेस थे, कैसे टुकड़े टुकड़े हो रखे थे, कैसे क्या हो रखा था, कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रखी थी, क्या ट्रेजिडी हो रखी थी उस टाइम पे, ये सब कुछ बातें हैं। ये हम समझ गए थे कि क्या क्रिटिकल कंडीशन थी उस टाइम पे, ठीक है, इंडिया की, न्यूली बॉर्न इंडिया की। यू हैव रेड अबाउट द सीरियस चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। अच्छा हाँ, आप अभी कहेंगे कि इलेक्शन तो अभी तक हुए नहीं, तो गवर्नमेंट कैसे काम कर रही थी? ये बेटा मैं आपको पहले चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही थी। वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, ठीक है। इलेक्शंस अब होंगे, ठीक है, देखेंगे हम। 1947 में कोई इलेक्शंस नहीं होते, वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, ओके, ठीक है जी। यू हैव नाउ रेड द सीरियस चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट कन्फ्रंटेड द कंट्री राइट इन द बिगिनिंग। फेस्ड विथ सच सीरियस challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. क्योंकि डेमोक्रेसी आज तक ये देखा गया था, हिस्ट्री ने आज तक ये विटनेस करा था कि जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी लिटरेट एरिया में, काफ़ी लिटरेट कंट्री में आती है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, प्रॉस्पेरियस लोग हैं, फाइनेंशियली हाई लोग हैं, ठीक है। सोशली फाइनेंशियली जो हाई सोसाइटीज़ थी वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती थी, उनके ओपिनियंस को माना जाता था, उनके वोट को तवज्जो दी जाती थी। तो इंडिया तो एकदम ही अपोजिट सिचुएशन में था। सोशली हम लोगों को एक्सप्लॉइट करके रखा हुआ था, सोशली एंड फाइनेंशियली दोनों तरीके से हम लोगों को एक्सप्लॉइट करके रखा हुआ था, हमारी वेल्थ की ड्रेनेज कर दी थी, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रही थी हमारे साथ, फिर भी कैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर ली? ये तो बहुत ही एप्रिसिएशन वर्दी बात है कि इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई। बेटा कैसे हो गई, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। Faced with such serious challenges, leaders in many other countries, ये हमने पढ़ लिया, they said that national unity was their first priority and the democracy will introduce differences and conflicts. जो मतलब न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, जितने भी कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हैं जिनको ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉइट करा था, वो सब कहते हैं कि पहले तो हम चाहते हैं कि यूनिटी रहे और शांति रहे, हम अभी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते, उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। उन्होंने उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू अपने हिसाब से सही था, बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल रहा डेमोक्रेसी का। तो ये देखेंगे कैसे। Therefore, many countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule. It took various forms. Nominal democracy but effective control by one leader, तो ये अथॉरिटेरियन regime ही हो गया। वन पार्टी रूल और डायरेक्ट आर्मी रूल, ये मिलिट्री रूल हो गया, ठीक है। Non-democratic regimes have always started with the promise of restoring. ये कहते थे कि अच्छा ये सब चलो अभी तो हम अथॉरिटेरियन रूल में हैं, अभी तो हम मिलिट्री रूल में हैं, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि डेमोक्रेसी जल्द से जल्द इस्टेब्लिश कर लेंगे। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अथॉरिटी जिसके हाथ में आ गई वो क्यों छोड़ना चाहेगा, अपनी पावर्स को क्यों सेक्रीफाइस करना चाहेगा, ठीक है। But once they established themselves, it was very difficult to dislodge them. The conditions in India were not very different. India का भी ऐसे ट्रेजिडी भरा माहौल था, डिस्प्लेसमेंट हुई थी इतना ज़्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट था ये कि जो कंट्री के सिटीजन हैं उनको आपस में ही, वो दोनों आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं आपस में ही लड़ रही हैं, खून कर रही हैं एक दूसरे का, मर्डर कर रही हैं, दे आर मेमिंग, किलिंग, रेपिंग ईच अदर, ये सब हो रहा है। तो इंडिया की भी कोई कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी जो हम लोगों ने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर ली। लेकिन हमारा ये था बेटा कि इंडिपेंडेंस का हमने जब सोचा था तो हमने तीन चीज़ें सोची थी
दो चीज़ें हमने सोची थी कि हाँ सोशल इक्वालिटी लाएंगे और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे, ये हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं या कोर गोल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें डेमोक्रेसी तो इस्टेब्लिश करनी थी, क्योंकि जिस प्रॉमिस के बेसिस पे हमने आगे का फ्यूचर सोचा था कि हाँ इंडिपेंडेंट हो जाएगा नेशन, तो आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको मतलब सिटीजन ऑफ द कंट्री को ज़्यादा पावर देंगे, जो रियल पावर है वो आपके हाथों में होगी। तो तभी तो लोग लड़े, तभी तो लोगों में से इंसेंटिव आए कि हाँ हमें लड़ना चाहिए, वरना तो ये कॉलोनियल रूल के अंडर भी ठीक ही थे, ठीक है। क्यों लाए? क्योंकि फ्रीडम चाहिए थी, इस वजह से लड़े ना, ताकि जो फ्रीडम चाहिए थी किससे, ये जो अथॉरिटी बनी हुई थी ब्रिटिशर्स की, उससे फ्रीडम चाहिए हुई थी। तो क्या फ्रीडम पाने के बाद, उसकी लड़ाई जीतने के बाद, क्या दोबारा कोई ये गिरफ्त में आना चाहेगा, कोई दोबारा ऐसे एक्सप्लॉइट होना चाहेगा किसी अथॉरिटेरियन रिजीम के अंडर? नहीं होना चाहेगा। इसीलिए इंडिया ने डेमोक्रेसी अपनाई, ठीक है। बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक मोर डिफिकल्ट पाथ। हमने सोचा कि ठीक है हम और मुश्किल पाथ लेंगे, लेकिन हम सही पाथ लेंगे, ठीक है। टाइम लग जाएगा, प्रॉब्लम होगी, लोग इधर उधर की बातें बोलेंगे, हम मुश्किल पाथ ले रहे हैं, शायद हमें इतनी जल्दी कामयाबी भी ना मिले, बट हम सही पाथ लेंगे, ठीक है। इंडिया के लीडर्स ने ये सोचा। एनी अदर पार्ट वुड हैव बीन सरप्राइजिंग, फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ democracy ji. Our leaders were conscious of the critical role of politics in any democracy. They did not see a politics as a problem. They saw it as a way of solving the problems. Every society needs to decide how it will govern and regulate itself. बिल्कुल कुछ rules and regulations होने चाहिए, but उनको impose नहीं करना चाहिए, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मानना चाहिए, हाँ ये करना है। आप इम्पोजिशन नहीं डाल सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में इम्पोजिशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। और गवर्नमेंट और पीपल दोनों आंसरेबल है एक दूसरे को। गवर्नमेंट ज़्यादा है, डेमोक्रेसी में ये होता है कि जिनको आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वो आपको आंसरेबल है, वो अकाउंटेबल हैं, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल के साथ हमने पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश करा था। देयर वर ऑलवेज डिफरेंट पॉलिसी ऑल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम. There were different groups with different and conflicting aspirations. How do we resolve these differences? Democratic politics is an answer to this question. While competition and power are the two most visible things in politics, बेटा पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा विजिबल चीज़ें क्या हैं? कॉम्पिटिशन एंड पावर, किसकी सत्ता कहाँ है, किसकी सत्ता बैठ गई, ये सब बात सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के समय में देखा जाए तो. द पर्पज़ ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज़ एंड शुड बी डिसाइडिंग परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट. देखो बात तो ये होती है कि हाँ हम जीत रहे हैं, वो पार्टी हमसे इतने वोट पीछे है, हमारे हाथ में सारी पावर, हम ये कर सकते हैं, हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं. ये माना गया कि ऐसा होता है, लेकिन सबसे बड़े गोल क्या होने चाहिए इसमें कि मतलब विजिबल तो ये होता है, विजिबल गोल यही होगा, ये विजिबल एस्पेक्ट ये होगा कि कंपटीशन एंड पावर है विजिबल एस्पेक्ट पॉलिटिक्स का. बट आइडियली क्या होना चाहिए? द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना है, जिन्होंने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है उनके बेटर के लिए काम करना है, ठीक है. दिस इज़ द रूट आर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक कि जी पब्लिक इंटरेस्ट, चलो हाँ कंपटीशन एंड पावर की बात तो है ही कि ठीक है कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन हम इस बेसिस पे काम करेंगे कि हम पब्लिक को सर्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, पब्लिक इंटरेस्ट को मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये बात होगी. ओके बिल्कुल सही था सोचना, और यही पाथ हमारे लीडर्स ने लिया, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स ने लिया. ओके Last year you studied how a constitution was drafted. You would remember that constitution was adopted on, अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं तो मार्केट बेटा, ठीक है. Adopted on what? 26 November 1949 and signed on which day? 24 January 1950 and came into effect on 26 January 1950. This is very important. ये आपके MCQ में आएगा ही आएगा, ठीक है. मार्केट ये आपके MCQ में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. रफ कॉपी एंड पेन लेके बैठे हैं तो प्लीज़ राइट इट डाउन. अगर आपके पास बुक है प्लीज़ हाईलाइट इट और अंडरलाइन इट और एनीथिंग जैसे आपको समझ आ जाए, ठीक है. ये मार्क करना बहुत ज़रूरी है, ये MCQ में आएगा, ठीक है बेटा.
एट द टाइम द कंट्री वॉज बींग रूल्ड बाय द इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि 1947 से चली थी विदाउट एनी इलेक्शंस, उसकी बात हो रही है. इट वॉज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. The constitution had laid down the rules. Now the machine had to be put in place. Initially it was thought that this was the only matter of few months, कि अच्छा हो जाएगा, कुछ महीने की बात है, 1-2 महीने में हो जाएगी इलेक्शंस. न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन का 1-2 महीने में हो जाएंगे, नहीं होता ऐसा. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी. इलेक्टोरल रोल्स बनाने थे, इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश करना था, इलेक्शन कमिश्नर बनाना था, सब कुछ करना था. ठीक है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1950. फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन. ठीक है, कब बने? 1950 में, जब फर्स्ट इलेक्शन कमीशन का जो टर्म था, जो फर्स्ट था, फर्स्ट सेशन. ठीक है, कब सेटअप हुआ था पहले ये देख लो, ये भी मार्क करो, ये भी आएगा आपके एमसीक्यू में. इन जनवरी 1950. कौन थे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर? सुकुमार सेन. द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर एक्सपेक्टेड सम टाइम इन 1950. चलो इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हो गया, सुकुमार सेन इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो इन सब ने एक्सपेक्ट करा था कि 1950 में इलेक्शंस हो जाएंगे. लेकिन क्या हो पाते? इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, उसमें से आधे लोग डिस्प्लेस हो चुके थे, आधे लोग इधर उधर जा चुके थे. किसी भी स्टेट का, अभी स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन भी हुआ था, लेकिन किसी भी स्टेट्स का भी इलेक्टोरल रोल बना था. जब इलेक्शन कमीशन ये भी इस्टेब्लिश हुआ तो इलेक्टोरल रोल बनाता कौन? तो इलेक्टोरल रोल नहीं बने थे, लोगों के नाम रजिस्टर्ड नहीं थे, एक ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहा था. ठीक है, एक कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था कि अच्छा ऐसे परफॉर्म होंगे इलेक्शंस, बैलेट पेपर पे होंगे या ईवीएम पे होंगे या किस चीज़ पे, कुछ डिसाइडेड नहीं था. तो क्या 1950 में ही हो जाते इलेक्शंस? बिल्कुल नहीं हो पाते बेटा. अभी तो इलेक्टोरल रोल्स रेडी करने थे और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको स्टेट करी वो सब रेडी करना था. तो देखेंगे इलेक्शंस हुए कब. But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in the country of India's size, 7th largest country. And उस टाइम पे पॉपुलेशन चलो इतनी नहीं थी, बट फिर भी काफ़ी हद तक बहुत पॉपुलेशन थी. तो जब इतना वास्ट साइज़ है इंडिया का एंड पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा थी, उस पर भी जो पॉपुलेशन थी उसमें मेजॉरिटी जो थी वो इलिटरेट थी एंड फाइनेंशियली एंड सोशली बहुत ही लो थी एंड बहुत ही पुअर थी. तो क्या इजी था ऐसे सोसाइटी में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना? बिल्कुल इजी नहीं था. कैसे फिर करी, कैसे इलेक्शंस कंडक्ट करे, इतने सक्सेसफुल कैसे रहे इलेक्शंस, ये देखेंगे. होल्डिंग इन इलेक्शंस रिक्वायर्ड डिलिमिटेशंस और ड्राइंग द बाउंड्रीज of the electoral constituencies. It also required preparing the electoral rolls, list of all the citizens eligible to vote. Both these tasks took a lot of time. When the first draft of the rolls were published, it was discovered that the names of nearly कितने 40 लाख जो वुमेन हैं वो रिकॉर्डेड ही नहीं थे. क्यों नहीं रिकॉर्डेड थे? क्या वो बोलने नहीं आई थी कि हाँ ये हम हैं? और अगर बोलने नहीं आई थी तो ये फिगर कैसे पता चला कि हाँ 40 लाख नाम रजिस्टर्ड ही नहीं थे फॉर्मली फर्स्ट रोल में? कैसे पता चला? बेटा वो ऐसे करते थे कि उनकी वो खुद की आइडेंटिटी नहीं बताते थे, वो ये बताते थे कि वाइफ ऑफ XYZ, डॉटर ऑफ XYZ, इस तरीके से विमेन को रेफ़र करा था. विमेन का जो पर्टिकुलर नेम था, समझ लो उसका नाम है सिमरन, उसका नाम है सिमरन. ठीक है, तो जो ये सिमरन लड़की है 1947 की बात बता रही हूँ, उसके पापा का नाम XYZ है. ठीक है, तो सिमरन का नाम इलेक्टोरल रोल में ऐसे नहीं लिखा था कि सिमरन रघुवंशी या सिमरन रायज़ादा, ऐसा नहीं लिखा था. लिखा ये था कि डॉटर ऑफ XYZ. तो डॉटर ऑफ XYZ कौन है? सिमरन. सिमरन कहाँ है? सिमरन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर ली, उसका तो आपने अस्तित्व ही मिटा दिया, उसका आपने इंडिविजुअलिटी ही ख़त्म कर दी. तो ये चीज़ देखनी है ना कि आपने XYZ लिख रखा है, फॉर डॉटर ऑफ XYZ लिख रखा है, वाइफ ऑफ ABC लिख रखा है, सिमरन का है, पर्टिकुलर नेम का है. इंडिविजुअलिटी आपने तो किल कर दी. ठीक है, फिर आप कहते हो इक्वालिटी की बात, तो आपने इंडिविजुअलिटी किल कर दी, आप रेफर ही उसके नाम से नहीं कर रहे हो, तो क्या बात रह गई? तो ये चीज़ नोटिस करी गई थी. उसके बाद था देवर सिंपली लिस्टेड एज वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला. द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज एंट्रीज. इलेक्शन कमीशन ने कहा ये क्या है, हम क्या बोलेंगे कि अच्छा आप XYZ की बेटी हैं, अच्छा आप ABC की वाइफ हैं, आइए वोट करिए. ऐसा नहीं कर सकते. तो इलेक्टोरल रोल में ये फर्स्ट जो रोल था
इलेक्टोरल रोल था, इलेक्टोरल कमीशन ने फर्स्ट इलेक्टोरल रोल को डिस्कार्ड कर दिया, उसको नहीं माना। उसने कहा कि सही से लिख के लाओ, ये 40 लाख है, वो भी छोटा नंबर नहीं है कि हाँ चलो 4-5 थी तो उन लोगों को हटा देंगे या उनको पहचान में ला लेंगे। 40 लाख, ठीक है, 4 मिलियन 40 लाख, ठीक है, ये इतने लोग थे। उसके बाद था दे वर सिंपली लिस्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज अ मैमोथ एक्सरसाइज। बहुत ही टफ था कि हाँ ऐसे इस्टेब्लिश करी। उसके बाद था क्या हुआ, नो इलेक्शन ऑन द स्केल हैज़ एवर बीन कंडक्टेड, कि इतनी पॉपुलेशन, वो भी इलिटरेट पॉपुलेशन और फाइनेंशियली भी बहुत लो पॉपुलेशन, ऐसे तो कभी इलेक्शन हुआ ही नहीं। तो जो जितने भी ये यूरोपियंस थे या फिर अमेरिकन्स थे, वहाँ के जो उन लोगों का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कि अरे ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा, इतनी इलिटरेट पॉपुलेशन है। और उन लोगों ने प्रेडिक्ट करा था कि ये जो इंडिया का डेमोक्रेटिक मॉडल है वो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, प्रे भी करा था, प्रेडिक्ट भी करा था, ठीक है, सब कुछ। No election on this scale has ever been conducted. At that time, there were 17 crore eligible voters. How many voters? 17 करोड़। खैर अभी आपको अभी के जो पॉपुलेशन फिगर्स हैं उसके हिसाब से 17 करोड़ तो लग रहा होगा कि अरे 17 करोड़, अब तो कहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो नहीं, तब के टाइम के हिसाब से था, पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी ना, पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी और इस स्केल पे कभी इलेक्शन कंडक्ट हुए नहीं थे, ठीक है। और इनको कितने एमएलएज इलेक्ट करने थे, 3200 एमएलएज इलेक्ट करने थे एंड 489 मेंबर्स करने थे लोकसभा के। ओके, ओनली 15% ऑफ दिस एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। सिर्फ 15% जो थे वो लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। बाकी के जो हमारे 85% रहे थे वो क्या थे, इलिटरेट थे, ठीक है जी। ओके, therefore the election commission had to think of some special method of voting. Election commission trained over 3 lakhs officers and polling staff to conduct the elections, ठीक है। It was not just the size of the country, the electorate that made their election unusual. The first general election was also the first big test of democracy in poor and illiterate country. Till then, democracy has only existed in prosperous country, mainly in Europe and North America, where nearly everyone was literate. But that time, many countries in Europe had not given voting rights to all women. उस टाइम पे चलो हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि अरे हम बहुत प्रॉस्पेरियस नेशन थे, हम बहुत अच्छे नेशन थे, हम तो फाइनेंशियली भी हाई हैं, हम तो लिटरेट भी हैं, लेकिन आपने वुमेंस को राइट नहीं दे रखे, आपने अपनी पॉपुलेशन के इतने बड़े सेक्ट को राइट ही नहीं दे रखे, वोटिंग राइट्स नहीं है वो उनके लिए। तो वो अथॉरिटेरियन रिजीम ही हो गया ना जो उन पे इम्पोज कर दे, क्योंकि उनकी मर्जी नहीं पूछी गई, ठीक है। जबकि आप इंडिया में देखेंगे कि हमें तो ये लोग इलिटरेट बोल रहे थे, बट इंडिया के पास वोटिंग राइट्स वुमेन पे थे। जब ये फर्स्ट इलेक्टोरल रोल आया और वुमेन के नाम नहीं थे तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन की इंडिविजुअलिटी को तवज्जो दी जा रही थी, उनकी इंडिविजुअलिटी मैटर करती थी, ठीक है। जो कि यूरोपियन नेशंस जो कि लिटरेट थे उनके कंट्री में उनकी इंडिविजुअलिटी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, ठीक है। सो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है जी। ईवीएम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले ये देखेंगे दिस वेरी लार्ज इलेक्शन और इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंट एट अ लार्ज पॉपुलेशन appear to be a very bold and risky move. The Indian editor called it the biggest gamble in history, ठीक है। अब इसको देखते हैं किस किस नाम से लोग बुला रहे थे इस एक्सपेरिमेंट को, ये देखेंगे। इंडियन एडिटर जो थे, एक इंडियन एडिटर थे, वो उनको बोल रहे थे कि द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। Organizer in a magazine wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India, ठीक है जी।
A British member of the Indian Civil Service claimed that a future and a more enlightened age will view this astonishment and the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people. सब लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, सबकी टोन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है. आप ये जो इन्होंने बोला द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, ये सब कुछ चीज़ें याद कर लीजिए. ये कि जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी याद कर लो कि हाँ ये इसने बोला था. फिर ब्रिटिश का मेंबर जो था इंडियन सिविल सर्विसेज का, उसने बोला फ्यूचर एंड अ मोर एनलाइटेंड एज विल व्यू दिस एस्टॉनिशमेंट द एब्सर्ड फार्स ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल, की जो फ्यूचर में जाके जो पढ़े लिखे लोग आएंगे, पढ़े लिखी पॉपुलेशन आएगी, वो इसको एब्सोल्यूट एस्टॉनिशमेंट मानेगी कि ये क्या फालतू की चीज़ करवाई जो आपने इलिटरेट लोगों के वोट्स को काउंट करा. ये बोला गया था. ठीक है, नेगेटिव बोला है बहुत ज़्यादा. इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन्ड, क्योंकि अभी पूरी 1950 में नहीं हो सकते थे इलेक्शंस, क्योंकि अभी पूरी तरीके से कोई भी प्रिपरेशंस नहीं हुई थी, जो कि आपने पहले पढ़ लिया कि कैसे प्रिपरेशंस नहीं हुई थी. तो इनको पोस्टपोन करवा दिया गया, 2 बार करवाया गया, एंड फाइनली हेल्ड इन अक्टूबर 1951 टू 1952. ठीक है जी, कब से कब तक, 1951 टू 1952. इसके बाद बनी है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, इससे पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट थी. ठीक है, बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1952 इलेक्शंस. अब आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्शंस फर्स्ट कब कंडक्ट हुए थे, तो हुए तो 1951 में भी थे और 1952 में भी थे, कंटिन्यूड पीरियड में चले थे ना. लेकिन इसको क्या रेफर करा जाएगा, 1952 में रेफर करा जाएगा. ठीक है जी, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने जो वोट करा था उसका मैक्सिमम पोर्शन जो था वो उन्होंने 1952 में वोट करा था. ठीक है, 1951 में भी वोटिंग हुई थी, बट मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग हुई थी 1952 में. ठीक है जी, ओके. कितने फेजेस में हुआ था इलेक्शन, ये आई गेस 68 फेजेस में हुआ था. हाँ, 68 फेजेस में हुआ था, 67-68 फेजेस में हुआ था ये इलेक्शन. एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेजेस थे, क्योंकि अभी की फिगर से मैं आपको बताती हूँ. अभी जो हमारे इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर, तो वो कितने फेजेस में हुए थे, वो हुए थे 7 फेजेस में. ठीक है, तो आप 68 फेजेस सोचो. ठीक है जी. It took 6 months for the campaigning, polling and counting to be completed. Elections were competitive. There were on average more than 4 candidates for each seat. The level of participation was encouraging. More than half of the eligible voters turned out to vote. Voter turnout बहुत ज़्यादा था, कंपेटिटिवनेस थी. ये जितने भी लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दी थी ना, नेगेटिव स्टेटमेंट्स दी थी, उन सबको रॉन्ग प्रूव कराया इंडियन पॉपुलेशन ने, इंडियन सिस्टम ने, इंडियन पॉलिटिक्स ने. ठीक है, सबको रॉन्ग प्रूव करा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, बहुत प्रिसाइसली सबके वोट्स काउंट हुए थे, सबका वोट मैटर करता था. एंड काफ़ी मैनेज्ड वे में हुए थे, ऑर्गेनाइज्ड वे में हुए थे, क्योंकि लाइक फॉर फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए हैं कंट्री में, उस हिसाब से बहुत ही मैनेज एंड बहुत ऑर्गेनाइज था. प्लस कंपेटिटिवनेस बहुत ज़्यादा थी, एंड इट प्रूव्ड टू बी अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इन एन इलिटरेट कंट्री. ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट पोल्स हैव कन्फाउंडेड ऑल दोज स्केप्टिक्स. टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि confounded all these skeptics who thought that introduction of adult franchise was too risky an experiment in this country. The Hindustan Times इसने क्या claim करा, ये देखेंगे. There is universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably in largest experiment in democratic elections. In the history of the world. ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया, जिन्होंने लाइक पहले बोला था कि ये क्या कर रहे हो, इन्होंने कहा दे वर लाइक इक्वली इम्प्रेस्ड, एंड इंडियाज जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 became a landmark in history of democracy all over the world. It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in country of poverty and lack of education. It proved that democracy could be practiced anywhere in the world. ठीक है, अब ये हो गया. अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, रूल एकदम मतलब वोटिंग अच्छे से हुई, इतनी अच्छी तरीके से कंडक्ट हुए, फिर भी ऐसा कैसे था कि सिर्फ एक टाइप का जो एक ही पॉलिटिकल सिस्टम एक ही पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे जीत रही थी.
कैसे जीत रही थी पॉलिटिकल पार्टी? या तो इतनी टैलेंटेड थी, बिल्कुल उस टाइम पे बहुत टैलेंटेड थी, तो ये कैसे जीत रही थी ये अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे किस पे, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन रहा है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक बेसिक लेआउट हमें पता चल गया। नेक्स्ट वीडियो से अब हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस ने अपनी डोमिनेंस कैसे इस्टेब्लिश करी थी इस डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में, इस डेमोक्रेटिक नेशन में, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।